नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने कल क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन तथा वान हाफ गुणक का अध्ययन किया था। उस पर कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल को आपको अच्छी तरीके से देखना है और यहीं से देखकर आप अपनी नोटबुक पर भी नोट करेंगे। अलग से इन न्यूमेरिकल के नोट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए, आप पहला न्यूमेरिकल है, एक पदार्थ का 0.1 मोलल जलीय विलयन 100.052 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। फिर से इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक पदार्थ का 0.1 मोलल, ये 0.1 मोलल जलीय विलयन, इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि ये जो मोलल है ये मोललता का मात्रक होता है। तो इस जलीय विलयन की मोललता कितनी है? 0.1 मोल। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया गया है? विलयन की मोललता। जब तक हम क्वेश्चन में ये नहीं देख पाते क्या दिया गया है, तब तक हम उसका सही प्रकार से हल नहीं कर पाएंगे। तो 0.1 मोलल। फिर वो कहता है कि यह विलयन 100.052 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मैंने आपको बताया था कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और यहां ये जो विलयन है ये इस टेम्परेचर पर उबल रहा है, तो ये इस विलयन का क्वथनांक है। क्या है? विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक बराबर, इसे हम T2 मानेंगे और 100.052 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। अब साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें विलायक क्या है। तो देखो, इसमें लिखा है ये जलीय विलयन है, अर्थात जो विलयन बनाया गया है वो जल में घोलकर बनाया गया है। तो विलायक कौन हो गया? जल। तो विलायक जल का क्वथनांक, और जल का क्वथनांक हमारा निश्चित होता है, पता है आपको। डिग्री सेल्सियस में इसका मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे पास विलयन का क्वथनांक भी आ गया और विलायक का भी। अभी हमने देखा कि विलयन और विलायक के क्वथनांक हमें प्राप्त हुए, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका अंतर निकालने के लिए हम, माने क्वथनांक का उन्नयन निकालने के लिए हम T2 में से T1 घटा देंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन, इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TB से, और फार्मूला रहता है T2 - T1। तो T2 का मान कितना है?
100.052 में से घटाएंगे 100, घटा के आएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में ही है। वैसे भी जब हम अंतर निकालते हैं तो चाहे सेल्सियस हो, चाहे हमारा क्या हो, चाहे वो हमारा केल्विन हो, अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों यहां हम डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल ली हमने, और ये हमारी मोललता है, और हमें ज्ञात करना है मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, ये हमें ज्ञात करना है। और अगर आपको ध्यान हो, एक सूत्र था डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो हमें निकालना है केबी, डेल्टा टीबी हमारे पास है और मोललता हमारे पास है। तो चूंकि हमें डेल्टा टीबी और केबी पता था, डेल्टा टीबी और मोललता पता थी और केबी निकालना था, तो हम वही सूत्र लेंगे जिसमें ये मान हम रख सकें और जो हमें पूछा गया उसे हम निकाल सकें। तो ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता। तो केबी का मान निकालना है डेल्टा टीबी बटे मोललता, और देखिए इसका मान रख देते हैं, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.052 और बटे 0.1, ये मोललता। तो यहां हम देखें दशमलव के बाद एक स्थान, ये दशमलव के बाद 3 स्थान, तो बस थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.52 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक। अगर हम केवल 0.52 भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस न्यूमेरिकल को कर लिया। सबसे पहला न्यूमेरिकल में मैं फिर आपको ये कहता हूं कि जो फार्मूले हैं उन्हें आप एक अलग पेज पर लिखिए और उन्हें देखिए कि वो जो फार्मूले हैं उनमें कौन कौन सी टर्म यूज की गई हैं और उन्हें अच्छी तरीके से याद कीजिए। फटाफट न्यूमेरिकल करने से बढ़िया है पहले फार्मूले याद करें। फार्मूले याद करने के बाद हम न्यूमेरिकल प्रारंभ करें तो हमें आसानी से फार्मूले याद हो जाते हैं। अब देखें आप, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक, दूसरा सवाल लेते हैं। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि 90 ग्राम बेंजीन में 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। और यदि बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो तो अवाष्पशील पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। पुनः क्वेश्चन को पढ़ें, और इस बार जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखते रहेंगे कि ये हमें क्या चीज दी गई है। सबसे पहले पदार्थ में, इस पूरे सवाल में आवश्यक क्या है कि हम ये बात जानें कि विलेय और विलायक और विलयन क्या क्या है। तो यहां आप देखो कि शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है और बेंजीन में पदार्थ घोला गया है 1.8 ग्राम। तो यहां जो विलायक का कार्य कर रहा है वो बेंजीन कर रहा है। कौन कर रहा है? बेंजीन। तो हमारा ये बेंजीन का क्वथनांक हो गया, और हम जो विलायक के क्वथनांक को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T1 विलायक, T1 कितना? 353.23 केल्विन। और विलयन का क्वथनांक यहां देखो 354.11 केल्विन, T2 354.11 केल्विन, ये हमारा विलयन का क्वथनांक। अब हम डेल्टा टीबी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये होता है हमारा T2 माइनस T1।
354.11 माइनस 353.23। 11 में से 3 जाएंगे 8, फिर यहां बचे 10 में से 2 गए, फिर 8 दशमलव, यहां बच गए हमारे क्या 3 में से 3 गया 0, तो 0.88 केल्विन, ये हमारा आ गया डेल्टा टीबी। अब 90 ग्राम बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन, ये हमारा डब्ल्यू ए की वैल्यू, विलायक की मात्रा है कितनी 90 ग्राम, और पदार्थ की मात्रा जो विलेय पदार्थ होता है उसे हम डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू बी बराबर विलेय पदार्थ, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1.8 ग्राम। और अब और क्या दिया गया है सवाल में, पढ़ते हैं। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, ये हमने प्रयोग कर लिया। 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम अवाष्पीय पदार्थ घुला है, ये भी हमने प्रयोग कर लिए, रख दिए यहाँ पर। विलयन का क्वथनांक 354.11 भी रख लिया। यदि बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी का मान दे रखा है, कितना केबी का मान दिया है हमें 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है केबी की। अब हम एक ऐसा फार्मूला देखें जिससे अनुभार ज्ञात हो जाए। जब हमने लेंट्ज़बर्गर विधि पढ़ी थी तो उसमें हमने अनुभार ज्ञात करने का सूत्र सिद्ध किया था। तो वो सूत्र क्या था, सूत्र था mb बराबर 1000 गुना kb गुना wb अपॉन wa गुना डेल्टा टीबी। अब ये सब मान हमें ज्ञात हैं तो रखेंगे 1000 गुना केबी कितना है 2.53, डब्ल्यूबी हमारा 1.8, WA 90 ग्राम, और डेल्टा टीबी ये हमने निकाला कितना 0.88। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कट गया और इस दशमलव से हमारा 10 आ गया, 18 पंजे 90। ठीक है, और यहां एक जीरो से एक जीरो गई, 100 की 253 से करेंगे 2 5 3 0 0, और 5 8 40 और 5 8 40 444, 5 8 40 44। ठीक है, तो 440 आ गया। एक जीरो से एक जीरो चली जाती है, 25 30, 2530 को 44 से भाग करो, घर आप अलग करके देख लेंगे। 2530 को भाग करो 44 से, 5 बार चलाएंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 5 चौक 20 का 2 और 5 चौक 20 और 2 22, ये 3, 5 में 2 गए 3, फिर 0, 4 यहाँ पे हम चलाएंगे 330 है, 4 सत्ते 28 चला के देख लें तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार चला लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और 4 30, ये 7 बार चल जाएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, 308। ठीक है, 10 में से 8 गए 2 और ये आ गया आपका 2, फिर 220, पॉइंट लगाएं और 5 बार चलाएं, क्योंकि 5 बार 220 ही होता है। ये 57.5, ये आपका रफ काम है, इसे आपको उतारने की जरूरत नहीं है। सीधा उत्तर कितना निकल गया 57.5, ये अनुभार आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इन दोनों सवालों को हमने कर पाए। तो आवश्यक है कि हम सूत्र में सवाल में देखें क्या दिया गया है और क्या सूत्र हम प्रयोग कर सकते हैं। देखें आप, ये 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6
को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाते हैं। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि यह विलयन 1.013 बार दाब पर किस ताप पर उबलेगा? माने विलयन 1.013 बार लिखा है। 1.013 बार का मतलब होता है कि एक वायुमंडलीय दाब, और एक वायुमंडल दाब पर जब कोई पदार्थ उबलता है तो वह इसका क्वथनांक होता है। तो यहां पूछा है हमारे से विलयन का क्वथनांक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब सवाल में क्या क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज WB 18 ग्राम ग्लूकोज का अनुभार भी साथ साथ निकालें। MB C6H12O6 12 गुना 6 A गुना 12 16 गुना 6 72 प्लस 12 16 छिकम 96 जोड़ देंगे 180। किसी भी यौगिक का अनुभार निकालने के लिए उसके परमाणु भारों को जोड़ देते हैं तो उससे अनुभार आता है। यह आ गया अनुभार MB। अब 1 किलोग्राम जल WA 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम 1 किलोग्राम घोलकर विलयन बनाते हैं और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यहां हम निकालते हैं डेल्टा TB। क्या निकालते हैं? डेल्टा TB, और सूत्र है 1000 गुना KB गुना WB अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TB हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसने हमारे से विलयन का क्वथनांक पूछा है, और विलेय मिलाने पर किस में मिलाया गया? विलेय जल में। विलायक हमारा जल है, तो अगर हमें अंतर आ जाए और जल का क्वथनांक हमें पता ही रहता है तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा TB की, और T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा TB का मान निकाल देंगे इससे 1000 गुना KB 0.52 WB 18 MB 180 WA 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, ये रहा यहां, और दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इस 1000 से 1000 हमने कट किया, 18 धाम 180 और 10 गुना 100 1000 52/1000, जिसे हम लिख सकते हैं 0.052। ये हमारा वैल्यू, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि उसने हमें सेल्सियस दिया है या केल्विन, ये हमारी मर्जी है कि हम काय में निकालें। ठीक है, तो अगर हम इसे सेल्सियस मान लेते हैं तो उत्तर आएगा सेल्सियस में, और अगर हम इसे केल्विन मानेंगे तो उत्तर रखेंगे केल्विन में। हमने अभी इसे सेल्सियस में रखा है, तो जल के लिए क्वथनांक कितना होता है भाई? ये आपको आना चाहिए। T1 100 डिग्री सेल्सियस, और ज्ञात करना है T2 विलयन ज्ञात करना है। तो डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 0.052 बराबर T2 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। 100 इधर ले आएंगे या T2 इधर रख के ऐसे लिख देंगे 100 प्लस
0.052 ये अगर 100.052 डिग्री सेल्सियस। यही अगर हम केल्विन में बनाना चाहेंगे तो इसमें 273 जोड़ देंगे और ये जगह 373.052 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से हम इस उत्तर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 0.456 ग्राम कपूर जिसका अनुभार 152 दिया है को 31.4 ग्राम एसीटोन में घोला जाता है। क्लियर हो रहा है कि हमारा विलेय पदार्थ 0.456 है और विलायक एसीटोन है जिसका मान दे रखा 31.4 ग्राम। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो जबकि एसीटोन का क्वथनांक 56.3 डिग्री सेल्सियस है। विलायक का क्वथनांक भी दिया है और देता है 100 ग्राम एसीटोन के लिए केबी। और मैंने आपको बताया था जब 100 ग्राम विलायक के लिए केबी का मान देगा तो उसका नाम होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। और इसमें हम फार्मूला 1000 वाला नहीं लगाएंगे, 100 वाला लगाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। तो WB की वैल्यू दे रखी है भाई 0.456 ग्राम। इसका अनुभार भी दे रखा है MB 152 और 31.4 ग्राम WA और केबी से पहले T1 बाद में इस्तेमाल करेंगे। केबी की वैल्यू दे रखी है हमें 17.2। तो हम करते हैं डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालते हैं। सूत्र रहेगा 100 गुना केबी गुना WB अपॉन MB इंटू WA। मान रखें 100 गुना केबी की वैल्यू 17.2, WB 0.456, MB 152, WA 31.4 और यह आएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस। अब हमें एसीटोन का माने विलायक का क्वथनांक दिया है जिसे हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, T1 से सॉरी दिया है 56.3 T1 और विलयन का क्वथनांक कैलकुलेट करना है T2 और हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1 या T2 बराबर डेल्टा टीबी प्लस T1। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.16 प्लस 56.3 जोड़ देंगे 56.46 डिग्री सेल्सियस उत्तर। तो इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखने की बात थी कि ये जो हमें केबी का मान दे रखा है ये 100 ग्राम विलायक के लिए दिया है तो ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है और इसमें हम 1000 वाला सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ 1000 के सूत्र का प्रयोग कर लेते तो हमारे उत्तर में 10 गुने का फर्क आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल 34.2 ग्राम चीनी जिसका अनुभार 342 है को 500 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात घन सेंटीमीटर जल में घोला गया। यह विलयन 0.0374 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात करो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 334.2 ग्राम चीनी जिसका अनुभार 342 है को 500 घन सेंटीमीटर जल में घोला गया। यह विलयन -0.374 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात करो।
34.2 ग्राम चीनी, WB पदार्थ की मात्रा जो घुली 34.2 ग्राम। चीनी अनुभार, तुरंत अगर पदार्थ का नाम हमें पता है तो उसका अनुभार हम तुरंत कैलकुलेट करेंगे। वैसे भी यहां तो दिया ही गया है 342 ग्राम मान ली। अब 500 घन सेंटीमीटर जल में घुला है तो WA बराबर 500 घन सेंटीमीटर बराबर 500 ग्राम। चूंकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है तो इसलिए इसकी मात्रा इसके आयतन के बराबर ही रहती है। तो ये WA आ गया हमारा 500 ग्राम। अब विलियन में हमें विलियन का दे रखा है, देखो आप विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट है। हिमांक किसका दिया है? विलियन का। और विलियन को रिप्रेजेंट करते हैं T2 से -0.374 डिग्री सेल्सियस। जल है तो जल होता है T1, 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल, ये निश्चित मान है। तो डेल्टा TF निकाल लेंगे, T1 माइनस T2 करके 0 माइनस 0.374 बराबर 0.374 डिग्री सेल्सियस। ज्ञात करना है KF। सूत्र देखते हैं। सूत्र रहता है हमारा डेल्टा TF बराबर 1000 गुना KF गुना WB अपॉन MB इंटू WA। अब KF निकाला है तो KF इधर ले लेंगे बराबर डेल्टा TF गुना MB गुना WA, ये सब ऊपर जाएगा अपॉन बराबर के नीचे आ जाएंगे 1000 गुना WB, मान रखें 0.374 MB कितना? अनुभार 342, WA 500 बटे 1000 गुना WB 34.2। दशमलव के बाद 3 स्थान है, दशमलव के बाद 1 स्थान रह गए 2, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट कर लेते हैं। 342 से 342 कट करते हैं और 5 की गुना करते हैं। 5 चौक 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 दिए 15, 3 18 बटे 1000। 3 प्लेस के बाद दशमलव लगाएंगे 1.87। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स ये रहता है हमारा। इसका देखिए जो मेन रहता है वो रहता है 1.7 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। कहां से आया ये? इसका मात्रक ये भी हम बता ही देते हैं यहां पे आपको। ये था डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता। अब KF बराबर हो गया डेल्टा TF अपॉन मोललता। अब याद करिए आप, डेल्टा TF तो हमारा डिग्री सेल्सियस में हो गया और ये था मोल प्रति किलोग्राम, तो ऊपर जाएगा किलोग्राम हो जाएगा और मोल नीचे से इनवर्स में चला जाएगा, तो इसलिए हो गया डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसको आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ये सवाल करना है। और ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर इसके साथ आप मात्रक नहीं भी लिखेंगे तो भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एक नियतांक है। आप केवल 1.87 लिखकर छोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, 1 ग्राम एवाशील पदार्थ को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आती है। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान ज्ञात दिया है 5.12
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। देखिए हल शुरू करते हैं। 1 ग्राम पदार्थ है तो WB 1 ग्राम, और पदार्थ का नाम नहीं है तो अनुभार पता नहीं है। या तो अनुभार दिया गया होगा इसमें या पूछा गया होगा। पूछा गया है तो अनुभार हम कैलकुलेट करेंगे। तो 50 ग्राम बेंजीन WA 50 ग्राम में घोला गया, और हिमांक में कमी कितनी आई 0.40। डेल्टा TF है, कमी होती है डेल्टा TF 0.40 केल्विन, और KF की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और MB कैलकुलेट करना है। आसान है। बेकमैन विधि जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने जो सूत्र पढ़ा है, हिमांक अवनमन विधि से आवासशील पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना, वही सूत्र हम यहां लगा लेंगे। सूत्र है MB बराबर 1000 गुना KF गुना WB अपॉन WA और डेल्टा TF। मान रखेंगे 1000, KF की वैल्यू 5.12, WB 1 ग्राम, WA की वैल्यू 50 ग्राम, और डेल्टा TF हमारा कितना दे रखा है, डेल्टा TF की वैल्यू 0.40। देखें दशमलव के बाद 2 स्थान 2 स्थान, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 चली गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 512/2 कितना हो गया 256। उत्तर आ गया। यह आ गया पदार्थ का अनुभार। बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि क्या हमें सवाल में दिया है और क्या निकालना, और ऐसी स्थिति में कौन सा फार्मूला लगेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। ज्ञात करना है हिमांक का अवनमन, विलायक का हिमांक, और दे रखा है KF की वैल्यू 1.86। आसान है। देखें हल। WB की वैल्यू 45 ग्राम और पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का, MB सूत्र दे रखा है भाई C2H6O2। तो 12 गुना 2 1 गुना 6, 16 गुना 2 24 प्लस 6 प्लस 32 62। ठीक है। 600 ग्राम जल WA 600 ग्राम और KF 1.86, और सूत्र डेल्टा TF बराबर 1000 गुना KF गुना WB अपॉन MB इंटू WA। पुट द वैल्यू 1000, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1.86, WB 45 और MB 62 इंटू WA 600 ग्राम। ठीक है। सोल्व करेंगे। देखो 0.100 20 ठीक है। 1 0 और 1 0 यहां से भी 5 9 5 ने 45 और 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 इधर देखें। ठीक है। इसे कर लें या सीधा हम इसे कर लेंगे
गुना कर ले इन्हें, और गुना करके ये आ जाएगा, चलो कर लेते, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और फिर 12 पंजे 60, 15.5 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 एकम 9 और 4 13, 1395 बटे 620, और 1395 को 620 से भाग करो तो हमें आ जाएगी वैल्यू हमारी डेल्टा टीएफ की, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.25 केल्विन। कितनी वैल्यू आई? 2.25 केल्विन। अब हम सीधा T1 हमें ज्ञात है क्योंकि जल है 0 डिग्री सेल्सियस। T2 विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। पहला उत्तर तो ये हो गया, और हिमांक अवनमन का डेल्टा टीएफ। अब दूसरा उत्तर निकलेगा, यहां से अगर हम बात करें तो ये ए उत्तर हो गया। अब निकालते हैं बी। T1 T2 डेल्टा टीएफ 2.25, डेल्टा टीएफ बराबर T1 माइनस T2, या क्या करेंगे, इधर लाएंगे T2 और T1 माइनस डेल्टा टीएफ, 0 माइनस 2.25, तो आ जाएगा 0 दशमलव माइनस की वैल्यू आ जाएगी 0.225 केल्विन। ठीक है, क्योंकि हमने केल्विन रखा है तो केल्विन रख लेंगे। ठीक है, 2.25 को घटा के उत्तर आ जाएगा हमारा केल्विन में। अगर हम इसे सेल्सियस में लेते हैं तो उत्तर आ जाता है हमारा सेल्सियस में। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां हमने एक गड़बड़ हमारी इस सवाल में हो गई। चलिए यहां से हम दोबारा समझ लेते हैं। बी से यह आ गया 2.25 केल्विन। अब बी, T1 जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हम केल्विन ले लें या डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। T2 हमें कैलकुलेट करना है, जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर T1 माइनस T2, और T2 बराबर T1 माइनस TF, 0 माइनस 2.25 माइनस 0 माइनस 2.25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ गई। अगर हम इसे केल्विन में बनाएंगे तो 273 जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये 273 इसमें जोड़ेंगे तो घट जाएगा हमारा, ये 273 प्लस करेंगे 273, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 270.75 केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी केल्विन में। इस प्रकार से हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में देखिए, एक यूरिया विलयन का क्वथनांक दे रखा है हमें, और उसका विलयन का हिमांक पूछा है। देखो क्वथनांक दिया है, हिमांक पूछा है, केएफ और केबी की वैल्यू दे रखी है। तो अब कौन से सूत्र लगाएं? केएफ भी दे रखा है, केबी दे रखा है, और विलयन का क्वथनांक दिया है, और विलयन का हिमांक पूछा है। ठीक है, तो यहां हम पहले क्वथनांक दे रखा है हमें, यूरिया का विलयन ये जो हमारा है, ये एक जलीय विलयन है। कैसा है? जलीय विलयन। एक यूरिया का जलीय विलयन का क्वथनांक 100.128 डिग्री सेल्सियस है। माने कि ये जो विलयन है, इसका जो, अगर हम क्वथनांक की अपेक्षा करें, क्वथनांक की अपेक्षा लेते हैं की अपेक्षा, पहले बॉइलिंग से लेते हैं, तो T2 दे रखा है हमें 100.128,
और T1 जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी T2 माइनस T1 100.128 माइनस 100 बराबर 0.128। क्या आ गया हमारा? डिग्री सेल्सियस। और इसमें के भी दे रखा है हमें 0.512। तो हम सूत्र लगाएंगे डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता, और यहां से हम मोललता कैलकुलेट कर लेंगे। मोललता आ जाएगी, मोललता बराबर डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी कितना है? 0.128 और केबी कितना है? 0.512। ठीक है, तो ये मोललता की वैल्यू हमारी इससे निकाली जाएगी, जिसका मान आ जाएगा हमारा 0.25। कितना मान आ जाएगा? 0.25। तो ये 0.25 मोललता आ गई। अब हिमांक निकालना है, तो हिमांक की अपेक्षा लेते हैं। हमारे पास क्या है? केएफ है 1.86 और मोललता है, क्योंकि विलियन तो सेम है, मोललता सेम रहेगी 0.25। तो क्या निकाल लेंगे? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना मोललता। 1.86 गुना 0.25। ठीक है, 25 छिक्का 150, 15 25 अट्ठे 200, 15 215, 21 25 कम 25 और 26 21 46 1 2 3 4 0.465 डिग्री सेल्सियस। और T1 जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2, और T2 बराबर हो जाएगा T1 माइनस डेल्टा TF। 0 माइनस 0.465 बराबर आ जाएगा माइनस के 0.465 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें KF और KB के मान दिए गए हैं तो मोललता कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी विलयन की मोललता सेम रहेगी, चाहे वो विलयन हमारा उबाला जा रहा हो, चाहे उसे ठंडा किया जा रहा हो। तो इस प्रकार हम इस सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 0.5 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो हिमांक में 0.24 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। वियोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। दिया है KF 1.86। सवाल करते हैं 0.5 ग्राम WB, 0.5 ग्राम WA 100 ग्राम, और हिमांक में कमी डेल्टा TF 0.24 डिग्री सेल्सियस। अब पदार्थ है KCl, और KCl एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारा वियोजित होता है। तो हम पहले यहां अनुभार की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? अनुभार की। KF बराबर 1.86, अनुभार निकालेंगे MB बराबर 1000 गुना KF गुना WB अपॉन WA गुना डेल्टा TF। वैल्यू रखेंगे 1000 गुना KF की वैल्यू 1.86, WB हमारा आ जाएगा 0.5 और WA 100 ग्राम, और हमारा डेल्टा TF 0.24। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 38.75। ये हमारा MB आ गया, माने KCl का अनुभार। और यदि हम KCl का अनुभार कैलकुलेट करें तो K बराबर 39 होता है और Cl 35.5, तो ये आएगा 74.5। तो ये अलग है
और ये अलग है। इसका मतलब ये जो मान है ये हमारा है प्रेक्षित मान और ये हमारा परिकलित मान जो हमने कैलकुलेट किया। और हमने आपको एक वैल्यू बताई थी आई बराबर था प्रेक्षित परिकलित अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, या हम इसे कहते हैं सामान्य अनुभार बटे अपसामान्य अनुभार। इसे हम सामान्य भी कहते हैं और इसे हम अपसामान्य कहते हैं। तो ये हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 74.5 को भाग करेंगे 38.75 से, तो ये आ जाएगा 1.92। तो ये आई की वैल्यू आ गई। अब देखो वो कहता है KCl K धनायन प्लस Cl ऋणायन अल्फा निकालना है। तो मान लेते हैं ये 1 मोल हमने लिया है, ये 0 ये 0 प्रारंभ में, फिर इसमें से वियोजन हो गया अल्फा का, तो अल्फा ये बनेंगे अल्फा ये बनेंगे, ठीक है, बराबर संख्या में आयन बन जाएंगे। तो साम्य में कुल कितने आयन हुए? साम्य में कणों की संख्या या आयनों की संख्या ये होगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा। तो एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा 1 प्लस एल्फा। तो ये हमारी वियोजन के बाद अणुओं की संख्या है। तो वियोजन के बाद 1 प्लस एल्फा है, वियोजन से पहले 1, क्योंकि यहां तक क्रिया नहीं हुई थी। तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस एल्फा बटे 1 और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1.92। तो इससे हमारा अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा 1 प्लस एल्फा बराबर 1.92 और अल्फा बराबर ये हो जाएगा 1.92 माइनस 1 0.92। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। और हमें अल्फा की प्रतिशत निकालनी है, अल्फा की प्रतिशत। तो 0.92 प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 92%। ठीक है, ये हमें तब निकालना होता है जब हमें वियोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी होती है, तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वियोजन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जिसमें हम संगुणन की मात्रा निकाल के आपको दिखाएंगे। ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। इसे देखें, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो 1.62 केल्विन की कमी हिमांक में आती है, माने हिमांक का अवनमन हो रहा है। KF 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। संगुणन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। संगुणन मैंने आपको बताया था, जब किसी विलयन में हम कोई पदार्थ घोलते हैं और वे आपस में मिल जाएं, 2 का 1 हो जाए। वियोजन तो होता है 1 से 2 हो जाना, 3 हो जाना, और यहाँ 3 से 1 हो जाना, जुड़ जाना आपस में, तो उसे संगुणन कहते हैं, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो देखें दिया भी गया है कि 2 अणु संयोजित होंगे बेंजोइक अम्ल के पदार्थ के, ठीक है। तो हमें दिया है WB 2 ग्राम, WA 25 ग्राम, डेल्टा TF 1.62, KF 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहां हम फिर MB निकालते हैं, 1000 गुना KF गुना WB अपॉन डेल्टा TF गुना WA। मान रख लेंगे 1000 KF की वैल्यू 4.9, WB 2 ग्राम, डेल्टा TF 1.62 और WA की वैल्यू 25 ग्राम, ठीक है। इसे हम निकालेंगे तो ये आ जाता है हमारा 242। ये अनुभार हमारा 242 आया, जबकि बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5COOH। तो इसका अनुभार अगर हम निकालते हैं का परिकलित माने कैलकुलेटेड अनुभार, कितना आता है 12×72 प्लस 5
प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, 12 6 72, 5 12, 16 दूनी 32 और 1 और 2 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, ये आएगा 122। ठीक है, अब आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां भी हम आई यहां भी वही रहेगा जो हमने पहले निकाला था। याद है आपको पहले हमने क्या किया था? पहले हमने करा था कि जो हमारा सामान्य अनुभार है वो ऊपर लिखा था, सामान्य बटे अपसामान्य अनुभार। तो यही हमें लिखना है यहां दोबारा भी। और सामान्य अनुभार की वैल्यू कितनी? 122 और ये 242 करेंगे तो 0.504 आ जाएगा। तो ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखें आप, जरा यहां देखें एक बार, इसका थोड़ा सा आप समझ लें। ये हमारे C6H5COOH के दो अणु आपस में जुड़ के बना देते हैं। हम मानते हैं हमने 1 मोल लिया और यहां पर 0 बन रहे हैं, फिर यहां से हमने 1 माइनस अल्फा किया। ये हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, माने संगुणन की मात्रा। अब यहां पे जब भी संयोजन होगा तो जितना अल्फा होगा उसका बटे 2 हो जाएगा। अगर ये हमारे ये जो वैल्यू है ये हमारी 4 होती है, यहां 4 होती है, तो अल्फा बटे 4, माने जितने n मॉलिक्यूल हमारे संयोजित होते हैं वो अल्फा अपॉन n में आ जाती हैं। तो अब देखिए जब हमारा संयोजन हो जाता है तो संयोजन के बाद कितने आयन होंगे? संयोजन के बाद अणुओं की संख्या, संयोजन के बाद अणु या कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा ये बच रहे हैं, प्लस अल्फा बटे 2 ये बन गया, तो ये और बच गया। ठीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 2 जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बटे 2। ठीक है, ये हमारा संयोजन के बाद है। तो हम आई की वैल्यू क्या होती है? संयोजन के बाद अणुओं की संख्या, संयोजन के बाद अणु बटे संयोजन से पहले अणु, पहले अणु, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा बटे 2 और बटे 1, क्योंकि पहले हमने 1 माना है। तो ये आई बराबर आ गया 1 माइनस अल्फा बटे 2। तो आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा बटे 2, तो अल्फा बराबर क्या होगा? ये लेंगे हम इस प्रकार से, ये हमारा 1 हम इधर ले लेंगे, अल्फा बटे 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बटे 2 1 माइनस ये हो जाएगा, देखो ये आई प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 1। तो अब हम इसका क्या करेंगे? आई को इधर ले जाएंगे, तो अल्फा बटे 2 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन 2। और आई की वैल्यू हमारे पास है 0.504। ये सही हो गया? नहीं, 2 गुना में चला जाएगा, गुना 2। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.504 और गुना 2। ठीक है, देखो अल्फा बटे 2 1 माइनस आई, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस आई इंटू 2। तो ये होगा, घटाने के बाद आएगा आपका ये 0.10 में 4 जाएंगे हमारे, तो 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 में 5 4, 496 इंटू 2, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 चौक 8 और 1 9, 0.992। और प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से गुना कर देंगे, 0.992 गुना 100, यह आएगा 99.2%। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, जितने अणु हमारे संगुणित होते हैं वो उसके अल्फा के अपोन में आ जाएंगे। यहां होता है अल्फा अपॉन एन। ठीक है, तो फिर जोड़ देंगे हम, संयोजन के बाद कितने अणु रहे? ये अणु बच रहे हैं और ये अणु बच रहे हैं, तो जोड़ देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 2 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। और मैंने आई के लिए बताया था आपको, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या या संयोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संयोजन से पहले अणुओं की संख्या। तो पहले तो हमारा एक ही है,
तो इसलिए 1 माइनस अल्फा बटे 2 1 करके हम आई की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अल्फा की गुना कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार से हम अपने वॉन्ट-ऑफ गुणक के सवाल और विलियन के सवाल करते हैं। आप अपनी पुस्तकों से इनके सवाल करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं।